चलिए देखिए, पिछले टर्म पर मैं आपको पढ़ाया था साहित्य और समाज। गलती से उसमें जो साहित्य समाज का दर्पण है उस पीडीएफ में वो भी संयुक्त रूप से चला गया था। तो वो निबंध में बनाया इसलिए था, विस्तार दिया था, है तो यही साहित्य और समाज का ही को ही लिखा जाना है, थोड़ा दूसरे रूप में लिखा जाएगा। तो आपका नंबर एक भी कम ना हो, इसलिए वो अलग से मैं लिख दिया था। लेकिन वो पूरी बात नहीं थी, उसमें प्रस्तावना और निष्कर्ष सब छूटा हुआ है। आज अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज की प्रतिध्वनि है, साहित्य समाज की प्रतिच्छाया है। ठीक, तो ये पूरी बात होगी और इसका पीडीएफ मैं आपको देता हूं। ध्यान रहे कि वो पीडीएफ में जो साहित्य समाज का दर्पण है वो अधूरा ही है, पूरी बात यहां है। तो मेरी विनती है कि इससे आप तैयार कीजिएगा। ठीक, तो देखिए, साहित्य समाज का दर्पण है, इसका पहले विषय प्रवाह हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। तो देखिए, पहले प्रस्तावना आ जाएगी। ये प्रस्तावना कौन होगी? साहित्य और समाज वाली, पिछला जो निबंध पढ़े हम लोग वही प्रस्तावना होगी। फिर वहीं से हम इस बात को लिख देंगे कि साहित्य क्या है। फिर वहीं से हम लोग इस बात को लिख देंगे कि समाज क्या क्या है। उसके बाद फिर वहीं से दो पैरा जो समाज की परिभाषा के नीचे जो दो पैरा विश्लेषण के, वो भी वहीं साहित्य समाज से उठा लेंगे। अभी आएगी पूरी विषय वस्तु, मैं दिखाता हूं आपको। और उसके बाद फिर साहित्य समाज का दर्पण है, इस बात को हम विस्तारित कर देंगे। साहित्य समाज वाले निबंध को हम छोड़ देंगे क्योंकि यही तो हमारा मुद्दा। और लास्ट में ये साहित्य समाज वाला जो निबंध पढ़ा चुका हूं मैं, इसी का जो निष्कर्ष है, इसी का निष्कर्ष लास्ट में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होगा। इसको मैं आप लोगों के लिए एक साथ कर दिया हूं मैटर को। देखिए, बस इसमें इतना काम आप कर लीजिएगा कि ये तो पिछले वाली पेज संख्या जुड़ी हुई है, इसको अपना सही कर लेना। और बीच में हेडिंग दो पैरा जो विश्लेषण के साहित्य समाज वाला जहां खत्म हो रहा, विस्तार शुरू हो रहा, वहां हेडिंग पड़ी हुई है कि साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिध्वनि और प्रतिछाया है। उस हेडिंग को वहां से काट के ऊपर डाल दीजिएगा हेडिंग। यहीं पर ये पेज संख्या काट के यहीं पर हेडिंग, ये साहित्य समाज काट के साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिध्वनि प्रतिछाया है, ये हेडिंग आप डाल दीजिएगा। कहां से? देखिए, यहां से। ये हेडिंग यहां से काट दीजिएगा, बीच में हेडिंग नहीं होगी। और इसी हेडिंग को उठाइएगा और वहां साहित्य समाज जहां लिखा हुआ है, पेज नंबर 17 लिखा है, तो पेज नंबर और साहित्य समाज काट के ये हेडिंग कि साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिबिंब है, प्रतिध्वनि है, प्रतिछाया है, ये हेडिंग वहां डाल दीजिएगा। और आपको कुछ भी नहीं करना है। अब सब स्ट्रीमलाइंड हो गया। तो देखिए, साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिध्वनि है, प्रतिछाया है, ये निबंध हम लोग अब पढ़ते हैं। देखते, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे कि साहित्य और समाज का अविच्छिन्न संबंध है, माने छिन्न भिन्न जो नहीं हो सकता। छिन्न भिन्न होने का मतलब दुर्बल हो जाना, जर्जर हो जाना, तो ऐसा इस संबंध में संभव नहीं है। तो साहित्य समाज का साहित्य और समाज का अविच्छिन्न संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, माने एक दूसरे की कमियों को दूर करते। सही बात है। जो साहित्य है वो समाज से ही तो अपने विषय वस्तु लेता है। सामाजिक जो परिस्थितियां होती है, समस्याएं होती है, घटनाएं होती हैं, वही तो जो साहित्य है उसकी विषय वस्तु बताते हैं, उसी पर तो साहित्य लिखा जाता है। तो इस तरह अगर समाज ना हो तो साहित्य निराधार हो जाएगा। और साहित्य क्या करता है? समाज की जो संस्कृति है, रीति रिवाज, मूल्य है, आदर्श है, परंपराएं हैं, उत्सव, त्योहार, मेले, जप, यज्ञ, उस सबका दस्तावेजीकरण कर लेता है और इस तरह से उनको सुरक्षित कर लेता है। समाज में इन्हीं मूल्यों का प्रचार प्रसार करता रहता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को यही जो संस्कृति है वो दे देता है। तो इस तरह से जो साहित्य है वो समाज की वाणी है। और अगर ये सब ना हो, समाज मुंह गूंगा हो जाए, तो समाज दिक्कत में आ जाएगा। तो इस तरह का आ जाता है। साहित्य समाज एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के अभिन्न अंग है। किस तरह से? साहित्य वास्तव में है क्या? समाज का ही बौद्धिक और भावनात्मक विस्तार है। बौद्धिक विस्तार जो साहित्यकार है वो बौद्धिक होता है,
समाज की घटनाओं को, परिस्थितियों को, समस्याओं को अपनी दृष्टि से देखता है, फिर उसमें बुद्धि लगाकर कलात्मक ढंग से उनकी प्रस्तुति करता है। तो ये बौद्धिक विस्तार हो गया। तो भावनात्मक विस्तार, भावना माने हृदय में जो तरंगे किसी की उठती हैं और वे तरंगों के फलस्वरूप व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकता, दूसरे व्यक्ति से विकर्षित माने दूर भी जा सकता। तो यही जो साहित्य है वो भावना के आधार पर चलता है। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य समाज का बौद्धिक और भावनात्मक विस्तार है। तो इस तरह अभिनंग है। साहित्य समाज की चेतना में ही सांस लेता है। चेतना बड़ी जागरूकता। समाज में जब मनुष्य जो है जागरूक होगा, चेतनशील होगा, तभी तो उसको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अकर्मण्यता पाप है, काम करें तो समाज में व्यवहार करेगा, संबंध स्थापित करेगा, है, दूसरों का उपकार करेगा, दूसरों को ठगेगा, ये सारे काम वो करेगा। और यही जो सारे काम वो गतिविधियां करता है, यही तो साहित्य की विषय वस्तु होती है। तो जो साहित्य है वो समाज की चेतना में ही सांस लेता है। यह समाज का वह परिधान, परिधान माने वस्त्र, कपड़ा, पोशाक, यह समाज का वह परिधान या पोशाक है जो जनता के जीवन के जो सुख दुख हैं, हर्ष विषाद है, मतलब हर्ष माने प्रसन्नता, विषाद माने निराशा, आकर्षण जो विकर्षण है के ताने बाने से बुना जाता है। साहित्य सामाजिक जो मानव, देखिए मानव तो तरह तरह के होते, तो अधिकांश तो समाज में ही रहते। जो सामाजिक मानव समाज में रहता है, समाज में योगदान करता है और समाज से लाभान्वित होता है, उसको हम सामाजिक मानव कहते हैं। जैसे एक तपस्वी है जो जंगल में जाकर अपने सारे सामाजिक संबंधों को तोड़ के घोर तपस्या कर रहा है तो वो भी मानव ही, लेकिन उसने अपने सारे सामाजिक संबंध समाप्त कर लिए हैं। तो उस मानव की बात हो, न तो समाज से प्रभावित हो रहा है, न समाज को प्रभावित कर रहा है, दूर जंगल में एकांत अपना भगवान का नाम ले रहा है, तो वो सामाजिक मानव नहीं कहा जाएगा। मानव तो है वो, लेकिन चूंकि वो सक्रिय सामाजिक जीवन में नहीं है। इसी तरह जैसे कोई पागल है, तो वो जो पागल है वो सामाजिक मानव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि समाज की सामाजिकता में भाग लेने में वो अक्षम है। न तो समाज के विकास में योगदान करने की योग्यता है उसमें, और न ही समाज के विकास से विकसित होने की योग्यता है। तो इसलिए शब्द यूज किया गया सामाजिक मानव। तो साहित्य सामाजिक मानव के जो अनुभव हैं, जो उसकी भावनाएं हैं और जो उसकी कलाएं हैं, उन्हीं का साकार रूप है। तो जो समाज में सक्रिय मानव हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो अनुभव है, उनकी जो कलाएं हैं, उन्हीं को मूर्त रूप दे देता, माने साकार रूप दे देता है। कैसे? साहित्य की रचना करके। जो रचना है वो एकदम रेखा चित्र किसी वस्तु का, घटना का बनाती है, तो वही रेखा चित्र साकार रूप है कला का। नेक्स्ट आइए, साहित्य का शाब्दिक अर्थ है क्या है? जिसमें हित की भावना सन्निहित हो। किसके हित की? सबके हित की, व्यक्तिगत हित की नहीं। तो व्यक्तिगत हित चिंतन से पृथक, समष्टि माने समग्र, समग्र माने पूरा समाज या पूरी मानवता, समष्टिगत हित चिंतन पर आधारित ज्ञान राशि का जो संचित कोष आज तक जो कि इकट्ठा हुआ है, उसका नाम ही साहित्य है। तो ये बात कही जा रही, पिछले टर्म पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब बात आती है समाज क्या। तो समाज किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले मानव प्राणियों का एक समूह अर्थात झुंड है, जिसकी अपनी संस्कृति मानी जीवन शैली है, खुद की विशेष एकता की भावना है कि हम एक हैं, या हम की भावना है, और उसकी अपनी साझी पहचान है, क्योंकि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है ना। तो मानव प्राणियों का ऐसा समूह जिसका अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, संस्कृति है, साझी पहचान है और एकता की भावना है, उसको हम समाज कहते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण एक समाज अपने को दूसरे समाज से पृथक समझता है। देखिए, जैसे राणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, कृष्णदेव राय हैं, उनको हम अपना नायक मानते। अब हमसे अगर कोई पूछे कि वो महाराष्ट्र में थे, वो मेवाड़ में थे, वे तो कर्नाटक में थे, वे अपने अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए लड़ रहे थे, वे राजा से, तुमसे उनका कौन संबंध है कि तुम उनको नायक मान सकते हो? अब देखिए क्या मुद्दा है यहाँ पर। वो हमारी ही मूल्य व्यवस्था के प्रतिनिधि थे, हमारी ही संस्कृति के
जो है प्रतिनिधि थे वे। और तो हमारी मूल्य व्यवस्था उनकी मूल्य व्यवस्था एक है, जहां जहां वो लड़े हो, जिन मूल्यों के लिए वो लड़े हुए तो हमारे ही मूल्य थे, इसलिए हम उनको अपना समझते हैं और उनको अपना नायक मानते हैं। समझ में आई बात? पूरे विश्व में ऐसा ही होता है, भले ही वे हमें व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र कराने नहीं आए। तो देखिए, किसी भी समाज की जो संस्कृति है वो उस समाज के भौगोलिक वातावरण, उस समाज के ऐतिहासिक अनुभवों और उस समाज की दार्शनिक क्षमताओं का परिणाम होती है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए भूगोल बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जैसे भारतीय संस्कृति है, हम दुनिया के बहुत हरे भरे उर्वर क्षेत्र में रहते हैं, हमारे यहाँ शाकाहार प्रसिद्ध है। अगर ये क्षेत्र इतना उर्वर नहीं होता तो संभवतः हमारी संस्कृति शाकाहारी नहीं होती, क्योंकि विपुल संसाधन प्रकृति ने दिए हैं और इसलिए हम शाकाहारी हैं। देख रहे हैं ना? तो इस तरह भूगोल व्यापक रूप से संस्कृतियों को प्रभावित करता है, उनको आकार देता है। ऐतिहासिक अनुभव हमारे जिस तरह से रहते हैं, जो दार्शनिक क्षमताएं किसी समाज की होती हैं, उसी आधार पर उसकी संस्कृति का आकलन किया जाता है। संस्कृति क्या होती है तो पिछले निबंध में बहुत डिटेल आपको हम समझा चुके। तो ये चीज है। अब जो समाज है वो क्या है? वास्तव में ढेर सारे लोगों ने कहा कि लोगों का एक झुंड है, लेकिन झुंड से पूरी बातें स्पष्ट नहीं होती। जैसे रेलगाड़ी जा रही है, उसमें ढेर सारा झुंड, 1000-1500 लोग बैठे हुए, लेकिन क्या वे समाज हैं? तो साथ है साथ। तो अब मुद्दा आ जाता है कि सामाजिक संबंध क्या हैं उनके आपस में। सामाजिक संबंध दो तरह के होते हैं, सकारात्मक संबंध और नकारात्मक संबंध। सकारात्मक संबंध माने प्रेम के, मैत्री के, प्रेम के, मैत्री के ये संबंध होते हैं जो प्रगति और विकास की ओर हमें ले जाते हैं, सहयोग के। दूसरी तरफ नकारात्मक संबंध होते हैं घृणा के, ईर्षा के, वैमनस्य के, शत्रुता के होते। तो ये भी है, प्रत्येक समाज में दोनों तरह के संबंध पाए जाते हैं। तो वहां पर जो ट्रेन में यात्री हैं उनमें इस तरह के संबंध होते ही नहीं। तो झुंड तो है, जब संबंध नहीं तो उसको समाज नहीं कहा जाएगा। तब बात ये है कि सही बात तो ये है कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों से मिलकर बना होता है। और सही बात है, जैसे आपका बड़ा भाई अभी अमेरिका रहने चला जाए, संबंध तो बने हुए हैं, भूगोल जरूर वो अलग रह रहा है, लेकिन तब भी वो आपके ही समाज का प्रतिनिधि है, आपकी ही संस्कृति का प्रतिनिधि है, क्योंकि वही जीवन शैली वो वहां अमेरिका जाके जी रहा है जो आप यहां जी रहे हैं। अंतर क्या है? कुछ नहीं। श्रीनिवास रामानुजम जब इंग्लैंड चले गए, उतनी ठंड में भी वो अपना सुबह नहा लेते थे और ओम जय जगदीश हरे बस पूजा शुरू कर देते थे। कुछ अंग्रेज भी वो आवाज सुन के आ जाते थे, वो भी हाथ जोड़े खड़े रहते थे। तो जीवन शैली तो यही थी। मरते मर गए, उन्होंने मांसाहार नहीं किया, इसीलिए मरे ही, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में और टीबी उनको हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध में खाने की कमी हो गई, तो शाकाहारी खाना वहां मिल नहीं रहा था, कहीं से जो आधा अधूरा था खा लेते थे। बहुत सब समझाते थे कि मांस खाइए, मांस खाइए, लेकिन उन्होंने अंत तक खाया नहीं, मरना ही उन्होंने स्वीकार किया। तो देख रहे ना स्थिति को। तो एकता की भावना है, यह सामाजिक संबंधों का एक जटिल ताना बाना है। सकारात्मक नकारात्मक तरह तरह के संबंध समाज में एक साथ सक्रिय रहते हैं और वो अपने परिणाम देते रहते हैं, इसलिए इसको जटिल कहा जाता है। अब जो दो पैरा विश्लेषण के वहां विषय प्रवाह में थे, तो पहला पैरा ये और दूसरा पैरा ये। इस प्रकार जो है ये कहे साहित्य और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे जैसे समाज बढ़ता वैसे वैसे उसका साहित्य बढ़ता है। सिक्के के दो पहलुओं की तरह एक साथ। वास्तव में साहित्य समाज का ही बौद्धिक एवं भावनात्मक विस्तार है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे दोनों का उद्देश्य, चाहे साहित्य हो चाहे समाज हो, मानव कल्याण के लिए होता है। साहित्य का जो सृजन है, प्रसार है, किस लिए होता है? ताकि नैतिक आदर्शों मूल्यों का प्रचार प्रसार किया जाए। मानव ने समाज क्यों बनाया? इसीलिए बनाया है कि जीवन आसान हो जाए, सुगम हो जाए, मानव का कल्याण ज्यादा से ज्यादा हो, प्रगति और विकास ज्यादा से ज्यादा हो, आपसी घर्षण कम से कम हो। इसीलिए तो समाज बनाया गया। तो साहित्य और समाज दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण है। दोनों निरंतर परिवर्तनशील है। साहित्य भी समय के साथ बदलता है और समाज भी समय के साथ बदलता है। हाँ, साहित्य जल्दी बदल जाता है और समाज धीरे धीरे समाज के बदलने की गति बहुत धीमी
होती है। साहित्य में क्या छायावादी युग आया, माने भावना प्रधान, और उसके बाद फिर प्रगतिवाद आ गया, यथार्थ पर जोर देने दिया जाने लगा, और फिर विचारधारा की क्रांति आई, फिर नई कविता आ गई जिसमें तुकमंदी को ही सब हटा के खत्म कर दिए। तो देख रहे कितनी तेजी से बदल रहा है। लेकिन जो समाज बड़ा धीरे धीरे बदलता है, जाति व्यवस्था सैकड़ों साल से उस पर प्रहार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी वो मर नहीं पाई है। कितने दिन और लगेंगे बदलने में? तो 100 साल, 150 साल से उस पर प्रहार हो रहे हैं, हो सकता 50 साल 100 साल और लग जाए। तो इतनी धीमी गति से समाज बदलता। समाज में जो विचारधाराएं प्रचलित होती हैं वही साहित्य में भी परिलक्षित होती हैं, सही बात है। अब हमारे यहाँ क्या है, जब साम्यवाद का उभार सोवियत संघ में हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, तो साम्यवाद विचारधारा हमारे यहाँ आई, बस साम्यवादी साहित्य जो है लिखा जाने लगा। देख रहे ना, वैचारिक क्रांति हो गई। उसके बाद क्या हुआ, समाजवाद आया तो ढेर सारे लोग समाजवादी हो गए, कांग्रेस में समाजवादी गुट बन गया, साहित्य में समाजवादी धारा निकल पड़ी। उसके बाद फिर आगे बढ़े, स्वतंत्रता आई, गांधीवादी साहित्य ढेर सारे तरह का इकट्ठा हो गया, तो गांधीवादी दौर शुरू हो गया, गांधीवाद की विचारधारा साहित्य में आ गई। उसके बाद फिर जब हमने पूंजीवाद अपनाया 90-91 में, तो पूंजीवाद अपना चल रहा है। तो इस तरह से विचारधाराएं साहित्य की जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं, और वे समाज में जो विचारधाराएं प्रचलित होती है वही साहित्य में भी परिलक्षित होती, मैंने दिखाई पड़ती है। चाहे साहित्य हो समाज, दोनों का मूल आदर्श सत्यम शिवम सुंदरम ही है। तो जो भारतीय संस्कृति का उद्घोष है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। यही उद्घोष भारतीय समाज का भी है, यही उद्घोष भारतीय साहित्य का भी है कि जो सत्य है वही शिव है, अर्थात कल्याणकारी है। जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। तो ये चीज सत्यम शिवम सुंदरम, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, माने सब सुखी हो। तो भारतीय संस्कृति के सारे आयामों से यही झलकता, यही जो शास्त्रीय उद्घोष है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सत्यम शिवम सुंदरम, यही झलकता रहता है, और सारी धाराएं इसी को प्राप्त करने के लिए जाती हैं। देखिए कैसे भगवान जो है, वेंकटेश्वर का मंदिर है आंध्र प्रदेश में, भगवान वेंकट चलाधिपति। तो सुबह सुबह 3-3:30 बजे पुजारी डिस्टर्ब कर देते हैं भगवान को, उनसे कहते हैं उत्तिष्ठ गोविंदम उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठ पुंडरीकाक्षौ सर्वलोक मंगलम कुरु। क्या है, यही जो हमारा शास्त्रीय उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो भगवान से भी यही कहते हैं कि हे गोविंद, हे पुंडरीकाक्ष, हे गरुड़ध्वज, उठिए और लोक का, माने सारे विश्व का कल्याण कीजिए। देख रहे ना, यही याचना है। अब सर्वलोक का मंगल कीजिए, इसके लिए वो आगे जो है भगवान की बड़ाई भी करते हैं, चापलूसी भी करते हैं और याचना भी करते हैं। कमलाकुच चूचुक कुंकुम तो दिया तारुड़ी तातुल नीले तनो, कमलायत लोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते। यहाँ से अपनी स्तुति शुरू करते कि हे शैलपति, हे वेंकट, आप विजयी हो किस बात पर? समाज का जो अनिष्ट हो रहा है उससे संघर्ष करके उसको बचाइए ताकि कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। हमारी शुभकामनाएं हैं कि हे प्रभु आप विजयी हो। इस तरह से चलता, सभी आयामों से प्रभावित रहती है ये धारा। अभिव्यक्ति के माध्यम के हाँ, दोनों माने समाज और साहित्य अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में मैंने अपने को व्यक्त करने के लिए समान भाषा का उपयोग करते हैं। ये भाषा समाज की होती है, साहित्य की नहीं होती। तो समाज की भाषा होती है, समाज आपस में बातचीत करने के लिए इसी भाषा का उपयोग करता है, समाज उस भाषा को समृद्ध बनाता है। साहित्य क्या करता है, उसी भाषा को ले लेता है और उसी भाषा को लेकर अपनी रचनाएं करता है। तो इस तरह भी दोनों एक ही है, समान भाषा का उपयोग दोनों करते हैं। ये चीज अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में समान भाषा का उपयोग, दोनों ही सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। जो साहित्य है वो साहित्यिक रचनाएं करता है जिसमें साहित्यिक मूल्य, आदर्श, परंपराएं, रीति रिवाज, उत्सव, मेले, दर्शन सब कुछ होता है। दस्तावेजीकरण कर दिया साहित्य ने। अब जब लोग पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये हमारी परंपराएं हैं। साहित्यिक रचना अमर होती है, इसलिए चाहे जैसी विपत्तियां आए वो तो अमर हो गई ना संस्कृति। इन्हीं मूल्यों के जो पाठक गण हैं जब साहित्य को पढ़ते हैं तो उन्हीं मूल्यों का प्रचार प्रसार होता रहता है। देखिए रामायण महाभारत आज भी पढ़े जाते हैं तो उन्हीं मूल्यों का साहित्य प्रचार प्रसार करता है।
और अगली पीढ़ी जब इन साहित्यिक रचनाओं को पढ़ती है तो ये संस्कृति साहित्य जो है भाषा के माध्यम से उनको भी हस्तांतरित कर देता। तो देख रहे हैं ना, तो इस तरह से ये चलता रहता। अब जहां तक बात रही समाज की जो संस्कृति है वो उसकी जीवन शैली में झलकती है। साहित्य एक उपकरण है कि भाई इनको सुरक्षित रखा जाए, समाज में प्रचार प्रसार संस्कृति किया गया, अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिया जाए। लेकिन समाज के पास केवल साहित्य नहीं, और भी दूसरे उपकरण मौजूद हैं। बच्चा परिवार में पैदा होता है, उसको बोलना, रहना, ठहना, उठना, बैठना, नियम कानून सब यही परिवार में सिखाए जाते हैं, जिससे वो अपनी समाज के मूल्यों को आत्मसात करता है, परंपराओं रीति रिवाजों को सीखता है। इसको प्रारंभिक सामाजिकरण कहते हैं। उसके बाद फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाता, वहां गुरुजनों का आदर करना, विद्या का आदर करना, मन लगाकर पढ़ना और ढेर सारे नैतिक मूल्य स्कूल में जाके सीखता है। इसको द्वितीयक सामाजिकरण कहते हैं। फिर वो जब थोड़ा बड़ा होता है तो मंदिर जाता है, वहां पर पूजा करना, पुजारियों को देखना, उनकी जीवन शैली का अनुकरण करना, उनसे बात करके ढेर सारा कुछ सीखता है। तो जो कुछ वो सीखता है स्कूल में और मंदिर में, उसको द्वितीयक सामाजिकरण कहा जाता है। तो इस तरह संस्कृति साहित्य के बगैर भी अपने को समाज जो संस्कृति को साहित्य के बगैर भी अपने सीधे तरीके से भी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता रहता है। हाँ, एक तरीका साहित्य भी है। तो ये चीज इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य और समाज दोनों के दोनों अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति माने जनता के जो मन के विचार है। जनता माने एक व्यक्ति नहीं, 10-20 लोग नहीं, देश की जो पूरी जनता है उसकी जो बहुमत के जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त कर, उनका संचित जो है ये प्रतिबिंब होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति माने जो उसके मन के विचार है का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब देश का साहित्य देश की जो जनता है उसका जो बहुमत है उसके मन के विचारों का संचित माने उनको इकट्ठा कर दिया, उसी का प्रतिबिंब या उसी की छाया होती है ये साहित्य। ये बात। अब देखिए ये निराला की एक छोटी सी कविता की, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। ये क्या, पत्थर तोड़ने वाली मजदूरन के प्रति करुणा का भाव जगाया जा रहा है। तो जो उसको पढ़ता है उसके मन में करुणा पैदा होती है, क्योंकि हमारे मूल्य समान है। अब मैं आपको बताया था कि ये जो हेडिंग है साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिबिंब है, प्रतिध्वनि है, प्रतिछाया है, इसको ऊपर लिख दीजिएगा शुरुआत में, यहाँ इसको हटा दीजिएगा। तो यहाँ जो कुछ विश्लेषण के बाद सीधे फिर नीचे विस्तार आ जाएगा। तो देखिए दर्पण के देखिए एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कई टेक्निकल शब्द यूज हुए। दर्पण, प्रतिध्वनि, प्रतिछाया, ये भौतिक विज्ञान के मैंने भले ही इनका उपयोग किया हो, लेकिन वास्तव में यहाँ इनके जो अर्थ है वो साहित्यिक अर्थ है, ना कि भौतिक विज्ञान वाले अर्थ। तो गहरे इनके साहित्यिक अर्थ है, तो वहां भौतिक विज्ञान से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक। अब साहित्य समाज का दर्पण है, तो जिस दर्पण के सामने हम जाते हैं तो दर्पण का क्या काम होता है? हमारा चेहरा है वो हमें दिखाएगा। कैसा दिखाता है? जस का तस दिखाता है। अगर हमारे चेहरे पर गोबर लगा, हम बहुत सुंदर हैं, तो अपने को देख के मंत्र मुग्ध होते हैं। लेकिन तब चेहरा दिखा रहा कि माथे पर और गालों पर गोबर लगा हुआ है, तो आदमी को ठीक नहीं लगता कि ये गोबर किस तरह से लग गया। फिर आदमी जाता है उस गोबर को साफ करता है, साफ करके फिर दर्पण के सामने आता है, तब देखता है कि अच्छा हाँ ठीक है, गोबर हट गया। तो दर्पण क्या काम करता है? एक चीज तो वास्तविक छवि प्रस्तुत करता है, दूसरी चीज जो कमियां होती है उनमें सुधार के लिए प्रेरित करता है। यही काम तो समाज के लिए साहित्य भी करता है। समाज की जो अच्छाइयां और बुराइयां हैं वो जस के तस समाज को दिखाता है। एक जिससे समाज को ज्ञान होता है कि ये अच्छाइयां हैं तो उस पर समाज मंत्र मुग्ध होता है, और ये हैं बुराइयां, तो जो समाज है तब अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। समझ में आई बात?
दूसरी बात कही जाती है कि साहित्य समाज की प्रतिध्वनि है। कैसे? प्रतिध्वनि का अर्थ होता है यहाँ पर गूंज। हम लोग जैसे छोटे थे, स्कूल की इमारत बनी हुई थी तो उसके सामने 20-25 मीटर दूर खड़े होकर चिल्लाते थे। एक तो जब हमने चिल्लाया तो हमें शोर सुनाई भी पड़ा, हमारे मुंह ने जो चिल्लाया वो कान सुन लिए। दूसरा क्या, उस स्कूल से आवाज टकरा कर वापस आती थी तो एक आध मिनट क्या, फ्रैक्शन ऑफ मिनट में फिर वही गूंज, हमें एक तो गूंज हमने पैदा की तब हमें सुनाई पड़ी, फिर स्कूल की इमारत टकरा कर जब वो आवाज आती तो वो गूंज हमें पुनः सुनाई पड़ती। यही चीज है प्रतिध्वनि। ध्वनि हमने निकाली, स्कूल से टकराकर पुनः हमें जब सुनाई दी तो प्रतिध्वनि हो गई। यही काम तो साहित्य भी समाज के लिए करता है। समाज में जो घटनाक्रम घटित होता है व्यापक तौर पर, जैसे रामायण हम पढ़ते तो राम रावण का युद्ध हुआ तो घटनाक्रम घटित हुआ। वो जो घटनाक्रम घटित हुआ वो क्या है? गूंज है, कोलाहल है जो समाज में पैदा हुआ। साहित्य ने क्या किया? उसी घटनाक्रम को अपनी विषय वस्तु बना दिया, उस पर अपनी रचनाएं कर दी, उन रचनाओं को फिर समाज को फेंक दिया। अब समाज जब उनको पढ़ता है तो वो जो घटनाक्रम घटित हुआ था 8,000 10,000 साल पहले वो फिर हमारी आंखों के सामने आ जाता है। उसको कोलाहल एक बार फिर हमारे कानों में गूंजने लगता है। ऐसा ही बात करें, इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य समाज की प्रतिध्वनि है। फिर आगे आता साहित्य समाज की प्रति छाया है। तो जैसे हमारी छाया बनती है, हमारे साथ है, साथ रहती है, वैसे ही जो साहित्य है वो समाज के साथ साथ ही रहता है। जैसे हम होते हैं वैसे तो हमारी छाया होती है, इसलिए जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य होता है, इसलिए साहित्य को समाज की प्रति छाया कहा जाता है। ठीक है, तो ये अर्थ है। अब यहाँ इसी का विस्तार है। इसमें रघुवीर सहाय की जो है एक दो पंक्तियां दी गई हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो राष्ट्रगीत है, स्वतंत्रता आई, बड़ी अपेक्षाएं जनता को हो गई। अब उसके बाद क्या, वो अपेक्षाएं तो पूरी हुई नहीं, लेकिन तब भी गरीब से गरीब आदमी को आशा बंधी रही कि जो भाग्य विधाता वो हमारा कल्याण करेंगे। कल्याण हो नहीं पाया क्योंकि फटा नेकर वो पहने हुए, लेकिन तब भी वो भाग्य विधाता का गुणगान किए जा रहा है। अर्थात अभी भी वो आशावादी बना हुआ है और ये जनता की, हमारी गरीब जनता की महानता है और ये हमारी असमर्थता है कि अभी भी हम उसकी आशाओं को पूरा नहीं कर पाए। यही विरोधाभासी विसंगत की स्थिति ये दो लाइनें बताती हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना, सुथन्ना माने ये देसी भाषा में जो ऐसा नेकर, गांव में ढेर सारे लोग नहीं नेकर, केवल नेकर पहन के टहलते, तो वो जो नेकर, ऐसा नेकर जो बिना नाप का है, बेमेल है, तो बेतरतीब है, वो नाप तो उसकी कोई है नहीं, तो उस तरह का मतलब फिटिंग नाम की चीज उसमें नहीं है, तो उसको सुथन्ना कहते हैं। अब वो सुथन्ना कैसा है? फटा हुआ है, तो उसकी दयनीय अति निर्धन की स्थिति के चित्रण कर रहे। तो फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है कि भाग्य विधाता ने अभी कुछ इसको दिया नहीं, लेकिन तब भी लगातार आशावाद है और उसका गुणगान ये किए जा रहा है। अब आगे देखिए, अभी जो अब लोग समझे वही बात कही गई है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य में समाज की जो नैतिक स्थिति है, नैतिक अवस्था है, राजनीतिक अवस्था है, आर्थिक अवस्था है, बौद्धिक अवस्था है, भावनात्मक अवस्था है, वह अन्य विविध जो अवस्थाएं और गतियां, उन सबों का प्रतिबिंबन होता, उन सब की गूंज होती है कि यह किस तरह का समाज है। अब देखिए, जिस प्रकार दर्पण दृश्य जगत का जस का तस चित्र बिना किसी भेदभाव के प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार साहित्यकार अपने युग के समाज का चित्र निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के प्रस्तुत कर देता है। समाज के स्वरूप का यथार्थ या वास्तविक प्रतिबिंब सच्चे साहित्य में मिलता है, और जो बुरे साहित्य या अश्लील साहित्य है वो तो मनोरंजन भोग विलास के आगे हो जाते नहीं, वो क्या प्रतिबिंब करेंगे, ये बात कही जा रही है। यथार्थ प्रतिबिंब सच्चे साहित्य में मिलता है। जैसे दर्पण में कोई व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देखकर अपने व्यक्तित्व के प्रभाव को माप सकता है कि ठीक ठाक है हमारा व्यक्तित्व की नहीं है, तथा वह व्यक्तित्व में विद्यमान कुरूपताओं, मैंने गोबर का उदाहरण दिया, को देखकर उनके निराकरण के लिए सचेष्ट हो जाता, मैं सावधान हो जाता है। वही से साहित्य भी एक और तो समाज की विशेषताएं पर लक्षित कर
जो अच्छी बातें हैं उन पर मुग्ध होने के लिए हमें मतलब समाज को प्रेरित करता है, और दूसरी वो समाज की विकृतियों का भी प्रतिबिंब उसमें पाया जाता है। जो समाज की बुरी बातें वो भी सब उसमें दृश्यमान होती है। तो देखिए, एक धूमिल सुदामा पांडे धूमिल कवि थे, बड़े ओजस्वी थे। तो वो कहे हैं कि हमारे देश की संसद तेली की वह घानी है। जब एक्सपेलर वगैरह नहीं आया था, ये सरसों से तेल निकालने वाला, तो जो तेली लोग थे वो अपना देसी टेक्निक का उपयोग करके एक बार में कुछ 10-20 किलो सरसों लेके उसका तेल निकालते थे। वो जो 10-20 किलो सरसों एक साथ लेके तेल निकाला जाता था उसको घानी कहा जाता था। और उसमें क्या है, पानी भी मिलाते थे, पानी मिला मिला के तेल निकाला जाता था। तो वही पुरानी बात ये बता रहे हैं कि हमारे देश की संसद तेली की वह घानी है। 15-20 किलो जो तेली एक बार में तेल है वो घानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है। माने आधे तो सांसद राजनेता ठीक ठाक है, लेकिन शेष आधा आधा अपराधी है, चोर है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी, ये इशारा दे रहे हैं। ये इनकी बात हो गई। तो निष्पक्ष और निर्भीक होता है साहित्य, इसीलिए क्या करता है, वह समाज में अपेक्षित जो परिवर्तन है उनका भी अभिव्यंजन कर इसी कारण समाज में जो जिनकी जिन परिवर्तनों की अपेक्षा करते हैं, जिन सुधारों की अपेक्षा करते हैं, उनका अभिव्यंजन करना, उनके बारे में अपनी बात कह पाता है कि हमारी अपेक्षाएं सही हैं, उसी दिशा में चलिए, उल्टी दिशा में मत जाइए, और क्या वस्तुस्थिति है ये बताता है। तो यही बात है। अब ये दुष्यंत कुमार कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये वर्तमान जो है सामाजिक आर्थिक असमानता की, स्त्रियों के उत्पीड़न की, घोर भ्रष्टाचार की, ये जो सूरत है वो बदलना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही हम निंदा कर रहे हैं राजनीति की, ना, ये असलियत वास्तविक स्थिति हमारी कोशिश है कि जो बदतरीन सूरत है वो बदले, और समाज उन मूल्यों के आधार पर चले जो संविधान में लिखे हुए हैं। तो ये चीज अब यहां पर ये बात कही जा रही है कि अंतर केवल इतना है कि दर्पण केवल बाह्य विकृतियों को दिखाता है, जबकि साहित्य बाह्य विकृतियों को भी दिखाता है और आंतरिक विकृतियों को भी दिखाता है। अब देखिए क्या बात कही जा रही है, जिसे हम मानो क्या जैविक रूप से एक पशु ही तो है, तो पशु की जो शारीरिक संरचना होती है वो बंद होती है। हमारे जो दांत हैं, आंत है, दिल है, लीवर है, किडनी है, सब कहाँ हमारे अंदर लगे हुए हैं, ऊपर से इस चमड़े का खोल चढ़ा हुआ। कोई दर्पण कितना भी शक्तिशाली हो, MRI वगैरह छोड़ दे, एक्सरे, तो हमें क्या दिखाएगा, बाह्य चेहरा दिखाता है हमें, बाह्य शरीर हमें दिखाता है, यही उसकी क्षमता है। लेकिन जो साहित्य वो ऐसा दर्पण है जो जो समाज के सामने रह करके समाज का बाहरी चेहरा भी दिखाता है और समाज की आंतरिक स्थिति भी दिखाता है। अब ये कैसे होता है, तो समाज की जो संरचना है वो जंतु की तरह से नहीं होती, इसको बंद संरचना कहा जाता है। समाज की संरचना खुली होती है, खुली संरचना। जैसे संरचना के अंग क्या क्या है, जैसे हमारे हाथ पैर नाक कान है, वैसे समाज की संरचना क्या है, समाज की राज्य व्यवस्था, समाज की अर्थव्यवस्था, समाज की नीति व्यवस्था, समाज की कृषि व्यवस्था, समाज की उद्योग व्यवस्था, समाज की जो है सेवा व्यवस्था, समाज की शिक्षा व्यवस्था, समाज की चिकित्सा व्यवस्था, यही तो सब इसके अंग उपांग है। तो खुली संरचना है, ये बंद नहीं है। जैसे मकान को देखते हो ना, मकान की संरचना खुली होती है। अब उसके सामने जब आप दर्पण को रखेंगे तो मकान का बाह्य स्वरूप भी वो दिखाएगा और बाहर से जितना देख सकता है आंतरिक स्वरूप उसको भी दिखा देगा। अगर दर्पण को मकान के अंदर ले जाइए तो चूंकि उसकी खुली संरचना अंदर से भी सब कुछ दिखा देगा। तो समाज की जो संरचना है वो मकान की तरह खुली है, पशु की तरह बंद नहीं है। तो इसीलिए जो दर्पण है साहित्य का, वो उसकी बाह्य संरचना भी दिखा ले जाता है और आंतरिक संरचना भी दिखा ले जाता है। ये बात कही जा रही कि बाह्य और आंतरिक दोनों तरह की संरचनाएं समाज की ये साहित्य नाम का दर्पण दिखाता है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि किसी भी समाज के यथार्थ में वास्तविक स्वरूप का आकलन उसके साहित्य द्वारा ही संभव है, क्योंकि बाह्य संरचना भी दिखा देता है और आंतरिक भी दिखा देता है।
अतः साहित्य समाज का दर्पण है। नेक्स्ट बात, प्रत्येक साहित्य अपने समय के समाज का चित्रण करता है, जिस समय का है वो। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था उसमें वीर रस प्रधान रचनाएं रची गई, क्योंकि युद्धों का काल था, और इस तरह जो साहित्य है वो समाज में जो युद्ध हो रहे थे उनके प्रभाव से अछूता नहीं रह पाया। उसके बाद क्या हुआ, विदेशी शासन, विदेशी जो आधिपत्य है वो स्थापित हो गया, जनता पर भी घोर जो अत्याचार किए जाने लगे। तो उस समय भक्ति काल आया, संत साहित्य आया। संत साहित्य ने जनता की नैतिक भावनाओं को जागरूक किया, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाई। इस तरह से उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी समाज को ढांढस बंधाया, साहस बंधाया, बताया कि रात के बाद दिन ही होता है, ईश्वर आपके साथ है। तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में समाज को ढांढस बंधाया रखा, और ये छोटी उपलब्धि उसकी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर भक्ति काल के बाद जब हम इधर आते हैं तो समाज में जो है, देखिए, अंग्रेजी शासन के द्वारा आधुनिक काल में अत्यधिक आर्थिक शोषण के फलस्वरूप समाज में हृदय विदारक निर्धनता, शिक्षा, अंधविश्वासों तथा अनेक प्रकार की कुरीतियों का बोलबाला हो गया। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका बहुत गहरा चित्रण किया है। उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत में। फिर स्वतंत्रता संघर्ष एक नए मुकाम तक पहुंचा, स्वतंत्रता हमको मिल गई। तब उसके बाद की परिस्थितियां आती रहीं, और ये समाज के समाज के समुद्र में जो भी लहरें उठती रही, उसके पश्चात एक एक का गहरा चित्रण भारतीय साहित्यकार या हिंदी साहित्यकार करते रहे हैं। यही बात कही जा रही है। समकालीन जो साहित्यकार हैं वो वर्तमान समाज के जो विमर्श हैं, मतलब वर्तमान समाज की जो चिंताएं हैं, जैसे स्त्रियों के संबंध में चिंताएं हैं, दलितों के संबंध में चिंताएं हैं, आदिवासियों या जनजातियों के संबंध में चिंताएं, पर्यावरण के संबंध में चिंताएं, वैश्वीकरण के संबंध में चिंताएं, इन सब पर गहरा चित्रण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब देखिए, आदम गोंडबी का फिर ये आ गया, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। तो ये चीज है वास्तव में साहित्य। और अब ये कैसा दर्पण है, वास्तव में साहित्य हमें केवल ये नहीं बताता कि समाज कैसा है, बल्कि आदर्शों उपदेश भी हमें देता है कि वास्तव में इसको कैसा होना चाहिए। इस तरह जो साहित्य है वो समाज के दर्पण के दायित्व से भी आगे बढ़कर हमारा दिशा निर्देशन भी करता है कि हमें कैसा होना चाहिए। तो ये बात कही जा रही है। अब लास्ट में निष्कर्ष आ गया कि इस प्रकार समाज साहित्य की आधार भूमि है। समाज से ही जो है, जो साहित्य है वो क्या लेता है, सामाजिक घटनाएं लेता है, परिस्थितियां लेता है, समस्याएं लेता है, और उन्हीं को अपनी विषय वस्तु बनाता है और उसी पर रचना करता है। और जो साहित्य है वो इसी समाज की भूमि पर खड़ा हुआ वैचारिक शिखर है। आज का समाज यदि आज के साहित्य के स्वरूप का नियामक है, तो आज का साहित्य कल के समाज के स्वरूप का, दोनों का संबंध बीज और वृक्ष जैसा है। ये बात मैं आपको पिछले टर्म पर समझा चुका हूं डिटेल में, ठीक है। तो ये हमारा निबंध हो गया, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, साहित्य समाज की प्रतिछाया है। कुछ दिक्कत हो तो हमको आप फोन कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, तो हम सेवा में प्रस्तुत हैं। आगे आइए। साहित्य समाज का दिशा निर्देशक है। साहित्य समाज को अर्थात दिशा निर्देशक बने, दिशा देने वाला कि किस दिशा में चलिए, किस दिशा में चलिए। पुराने समय में क्या होता था, जो जहाज कंपास वगैरह इस तरह से इतना जो है जीपीएस वगैरह थे नहीं, तो बंदरगाहों पर एक इमारत बनाई जाती, उसके अंदर ढेर सारी रोशनी की जाती थी, ताकि जो भी समुद्र में जहाज आ रहे हैं उनको, उसको लाइट हाउस कहा जाता था, प्रकाश स्तंभ। जो भी जहाज समुद्र में है, बंदरगाह पर आना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें दिशा नहीं मिल रही है अंधेरे के कारण, तो ये लाइट हाउस बहुत दूर तक चमकता था। तो जो है दिशा मिलती थी उन जहाजों को कि इस दिशा में जाएं तो बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे। वही काम तो समाज के लिए साहित्य करता है कि समाज किस दिशा में चले और कैसे करे चले, ताकि मानव कल्याण के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। ये बात कही जा रही है।
अब ये दीपक भी यही काम करता है अंधेरे में। दीपक क्या करता है, मार्ग दिखाता है कि इधर आइए, हम इधर हैं, या रास्ता इधर है। तो यही बात कही जा रही है। इसकी इसका विषय प्रवाह देखिए, प्रस्तावना वही पेज नंबर 17 की साहित्य और समाज वाली प्रस्तावना यहां पर भी आ जाएगी। उसके बाद साहित्य क्या है यहां पर भी बता दिया जाएगा, समाज क्या है यहां पर भी बता दिया जाएगा। दो पैरा वही विश्लेषण की जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो यहां बता दिए जाएंगे। अब उसके बाद साहित्य समाज का दिशा निर्देशक है, दीपक है, इसका विस्तार कर दिया जाएगा जैसे अभी दर्पण वाला हुआ है। और लास्ट में साहित्य समाज वाला निष्कर्ष दे दिया जाएगा। देखिए, तो ये तो प्रस्तावना हो गई, अभी मैं समझाया ही हूं आपको। फिर साहित्य क्या है ये हो गया, फिर समाज क्या है ये हो गया, फिर ये दो पैरा विश्लेषण के हो गए, ठीक, निराला तक। अब इसके बाद साहित्य समाज का दिशा निर्देशक है, दीपक है। ये हेडिंग यहां से काट के ठीक शुरुआत में आपको लिख देनी है और यहां से इसको काट देना है। तो जैसे दर्पण वाले को व्यवस्थित किए थे वैसे इसको कर लेना है, यही काम इसमें भी करना है। यहां से काट के शुरुआत में लिख देना, जहां साहित्य समाज लिखा है ना, पेज नंबर 17 लिखा है, तो वहीं पेज नंबर 17 भी काट दीजिएगा और वहां पर साहित्य समाज की जगह लिख दीजिएगा कि साहित्य समाज का दिशा निर्देशक है, दीपक है, और बस स्ट्रीमलाइंड आपका आंसर हो जाएगा। तो अब अब देखिए आगे मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो केवल मनोरंजन नहीं कि आज की बात करना, हंसी ठठोली ही साहित्य का उद्देश्य नहीं होता है। मनोरंजन केवल करने वाला साहित्य बड़ा घटिया होता है। सच्चा साहित्य वो होता है जो हमें दिशा दिखाए। दिशा कैसे दिखाता है? साहित्य उपदेश दे दे करके दिशा दिखाता है। तो यही बात कही जा रही है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, जिससे समाज को सही दिशा मिले। अतः साहित्य वही है जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे, हमें सत्यम शिवम सुंदरम के सन्मार्ग की ओर ले चले, अर्थात हमारे लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करे। साहित्य का कार्य ही समाज के उद्धार का कार्य है। उद्धार बने समाज की कमियों को दूर करके उसको आदर्श व्यवस्था की ओर ले जाने को उद्धार कहते हैं। तो साहित्य का कार्य ही समाज का उद्धार करना है, अर्थात समाज की कमियों को दूर करके उसको आदर्श स्थिति में ले आना है। यही बात कही जा रही, दिशा निर्देशक का यही काम होता है। साहित्यिक चिंतन समाज को वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाने के लिए है कि जो है उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करके और उन्नत जीवन स्तर समाज का हो जाए। साहित्य सृजन क्या है? एक तरह की तपस्या ही तो है। तो साहित्य सृजन की तपस्या समाज को समुचित रूप से दिशा निर्देशित करने के लिए ही तो की जाती है। उसे स्वर्णिम भविष्य के ओर अग्रसर करने के लिए तो साहित्य की तपस्या होती है। रामधारी सिंह दिनकर बताते हैं। तो इतनी तपस्या साहित्यकार करता, किस लिए करता? ताकि समाज को समुचित दिशा निर्देशित कर सके। ये बात। अब जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो दिशा निर्देशित तो कर रहे राजाओं को कि ऐसा राजा जिसके राज्य में जो प्रिय प्रजा है वो दुखी है, वो सर्दियां मरने के बाद नरक ही जाएगा। तो राजाओं को सद्बुद्धि आए, प्रजा को के दुख दूर करें, यही उपदेश दिया जा रहा है। साहित्य अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में समाज को समुचित दिशा निर्देश प्रदान करता है। अनुकूल परिस्थिति माने धन संपत्ति बढ़ रही है, खूब ऐश्वर्य है, कोई खतरा नहीं है, तो अनुकूल परिस्थिति। ऐसी अनुकूल परिस्थिति में समाज के लोग जो है बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो जाते हैं, भोग विलास में डूब जाते हैं, चारित्रिक और नैतिक पतन उनका हो सकता है। तो अनुकूल परिस्थिति में जो साहित्य है वो समाज के नैतिक और चारित्रिक पतन को रोकता है, उन्हें उपदेश देता है, दिशा निर्देशित करता है कि जो धन और वस्तुएं हैं वो असली महानता अमीर होने में नहीं है, असली महानता महान चरित्र को धारण करने में है। इस तरह समाज को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता रहता है, दिशा निर्देशित करता रहता है, चरित्र का महत्व बताता रहता है, जिससे धन और वैभव के काल में भी समाज का नैतिक और चारित्रिक पतन न हो। तो एक काम तो ये करता है। दूसरा,
बौद्धिक चेतना का विस्तार करता है, समाज की बौद्धिक चेतना का विस्तार करता है कि अनुकूल परिस्थिति है, अब समाज में साहित्य, कला, विज्ञान, इन सब का दर्शन, इन सब का विकास और विस्तार होना चाहिए, जिससे जो भावी मानवता है, जो वर्तमान पीढ़ी है, सब समुचित रूप से लाभान्वित हो सके, अर्थात समाज का बौद्धिक विस्तार हो सके। तो ये बात अनुकूल परिस्थिति में समाज करता है। और समाज में जो बुराइयां, कुरीतियां हैं, उनको निरंतर दूर करने का प्रयास करता रहता है अनुकूल परिस्थिति में भी। तो इस तरह समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त करता रहता है। तो ये बताया जा रहा है कि अनुकूल, जब समाज की स्थितियां अनुकूल होती हैं और उस समय साहित्य कैसे और कैसे दिशा निर्देशित समाज को करता है। अब जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तब क्या करता है साहित्य? प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे युद्ध की परिस्थिति है, महामारी की परिस्थिति है, तो ये जो सब परिस्थितियां होती हैं, गुलामी की परिस्थिति है, नैतिक पतन की परिस्थिति है, तो ऐसी स्थिति में जो साहित्य है वो रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड के, समाज के मेरुदंड की तरह से काम करता है। नैतिक जागरूक समाज में जागरूकता फैलाता है। साहित्यकार स्वयं साहस का परिचय देते और आगे खड़े होते, रचनाएं भी करते और उसमें भाग भी लेते। और इस तरह से देखिए कैसे, अब जब साहित्यकार आगे खड़े हो जाते तो अब वो जो है जनता में नैतिक जागरूकता फैलाते हैं कि वस्तुस्थिति सच ये है, हमें गुलाम बनाया गया है और हमें बांटो राज करो के आधार पर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इसके विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर अगर हम व्यापक संघर्ष करें तो अंग्रेज भाग जाएंगे। इसी तरह राष्ट्रवाद की भावना साहित्यकारों ने भरी, स्वतंत्रता संघर्ष प्रेरित हुआ और हमें स्वतंत्रता मिल गई, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये चीज है। दूसरा, प्रतिकूल स्थिति में जो साहित्यकार हैं वे समाज को उन सत्यों से परिचित कराते हैं, समाज इनको अनदेखा करता आया। अगर समाज भयभीत है कि भयंकर जनहानि हमारी होगी, गुलामी और अत्याचार अच्छे हैं, तो ऐसी स्थिति में साहस का परिचय देता है, लोगों को धैर्य बंधाता कि नहीं ये तो कायरता है, कायरता के जीवन का मतलब कुछ नहीं है, वीर भोग्या वसुंधरा, और खुद भी आगे खड़ा होता है। तो उस भय को समाज से दूर करता है ताकि समाज एकजुट होकर अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर सके। तो ये काम जो है साहित्य करता है। तो ये चीज है। या युद्ध के उन्माद में जो साहित्य है वो ऐसा ना हो कि मानव मूल्यों का तिरस्कार कर दे। तो ये साहित्य बताता कि युद्ध के उन्माद में भी मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उस प्रतिकूल समय में भी जो साहित्यकार है वो साहित्य को भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। धर्म साहित्य रचा गया कि ईश्वर आपके साथ है, रात के बाद दिन ही होता है, धैर्य रखिए। और क्या करता है? त्याग, करुणा, बलिदान के जो मूल्य हैं उनको समाज में प्रतिष्ठित बनाए रखता है, अर्थात उनको सम्मानजनक स्थान दिलाए रखता है। इतना ही नहीं, भविष्य पर भी दृष्टि डालता है कि कल हमारा स्वर्णिम भविष्य होगा, इसलिए आज त्याग और बलिदान का समय है। देखिए उसी समय जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, कुछ पता ही नहीं था कि स्वतंत्रता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुंशी प्रेमचंद ने वकालत कर डाली थी लोकतंत्र की और समानता की, जात पात की समाप्ति की वकालत कर डाले थे, भविष्य की दृष्टि दिए थे। इसी तरह जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उन्होंने वकालत की थी लोकतंत्र की और सामाजिक न्याय की। महादेवी वर्मा ने वकालत की थी महिला सशक्तिकरण की। तो भविष्य की लंबी दृष्टि वो सब दे गए थे, स्वतंत्रता हमें मिल गई, अब हम उन पर काम कर रहे हैं। वो पता नहीं कब मर के चले गए, लेकिन रचनाएं उनकी अमर है। तो ये बात कही जा रही है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाते हुए उसका दिशा निर्देश, राजनीति का दिशा निर्देशन करते हुए आगे चलने वाली सच्चाई है। तो वही बात है। तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि जो साहित्य वो समाज का राजनीति का दिशा निर्देशक है। साहित्य समाज की बुराइयों को उजागर करता है और उसे एक नई दिशा की ओर प्रेरित करता है। तो बुराइयां देखिए, ये अदम गोंडवी है, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। देख रहे हैं ना, तो ये विरूपता का चित्रण कर रहे हैं। साहित्यकार क्या होता है? समाज में ही रहता है, समाज का अभिनंग होता है। जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक अवस्थाएं, उनका दृष्टा होता है, वहीं देखता रहता है।
समाज का अभिन्न अंग होने के कारण उनका भुक्तभोगी भी हो सकता है कि दहेज है तो तलाक है तो बाल विवाह है तो सूदखोरी है, तो हो सकता है उसके साथ भी घटनाएं घटित होती है। निराला की लड़की को दहेज के लिए सब मार डाले थे, फिर वो बहुत लिखे बहुत रोए, तो उनका भुक्तभोगी भी होता है। तो साहित्यकार समाज की जो समस्याएं हैं, स्थितियां, अवस्थाएं हैं, घटनाएं हैं, उनका भुक्तभोगी भी होता है, उनका दृष्टा भी होता है। महान आत्मा होता तो निष्पक्ष तरीके से उनको गहराई के साथ वही तो वो व्यक्त करता। तो ये चीज तो साहित्य में झलकता है। जो कुछ समाज में होता है साहित्य में, समाज में जो कुछ घटित होता है साहित्य में झलकता है। जब जब समाज में जड़ता आती है, साहित्यकारों ने क्रांति का बिगुल फूका है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम जैसे गीतों व कविताओं ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया था। दिनकर जी कहते भी हैं, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली भावनाएं हृदय में तरंगे उठाती है, दिल ही नहीं दिमागों में ही आग लगाने वाली। जब हृदय में तरंगे उस तरह की उठेंगी तो दिमाग में आग लग जाएगी, तो शरीर सक्रिय हो जाएगा। यही चीज सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी और राष्ट्रवाद की भावना इसने जगाई थी। साहित्य समाज को आदर्शों की शिक्षा देता है और उस आदर्श दिशा की ओर चलने के लिए समाज को प्रेरित, प्रोत्साहित, प्रकंपित करता है तथा मथता है। आदर्शों की शिक्षा देता है। तो आदर्शों के साकार विग्रह भगवान राम है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, प्रातःकाल उठ कह रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। तो रामायण में आदर्श बताए गए, परिवार व्यवस्था के आदर्श क्या हो, बेटे के क्या आदर्श हो, पिता के क्या आदर्श हो, मित्र के क्या आदर्श हो, शत्रु के साथ भी कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, सारे आदर्श बताए गए हैं। और हमें जो ये रामचरितमानस है प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रकंपित करता है, कपकपवा देता है, गहराई तक प्रभावित करता है, हमारे दिलो दिमाग को मथता है कि हम इनको अपना ले। यही बात कही जा रही है। आदर्श दिशा की ओर चलने के लिए समाज को प्रेरित, प्रोत्साहित, प्रकंपित करता है तथा मथता है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ युगों युगों से मनुष्य को कर्तव्य एवं धर्म की राह दिखा रहे। कर्तव्य धर्म की राह। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो आदर्श राजनीति कैसी होती है, तो ये बात तुलसीदास जी बता रहे हैं। लेकिन वर्तमान तो इससे भिन्न है बात की नहीं। वास्तव में जिसको सरकार कहते हैं, अंग्रेजों ने इस शब्द को नष्ट कर दिया। ये शब्द था श्री कार्य, संस्कृत का। श्री माने लक्ष्मी जी, कार्य माने उनका, अर्थात राजा के वे सारे कार्य जिससे जनता की लक्ष्मी में वृद्धि होती है, वो श्री कार्य कहलाते थे। कितना सुंदर शब्द पुरखों ने गढ़ा था, अंग्रेजों ने उसको सरकार कर दिया। तो अब काम ये क्या करती है, जिससे सरकार का खजाना भरे, सरकारी कर्मचारी अधिकारी मौज करें, वो सारे कामों को सरकार कहा जाता है। उल्टा हो गया है बिल्कुल। कबीर, प्रेमचंद, निराला जैसे साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से छुआछूत, दहेज प्रथा और नारी उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डाला है। इन पर कड़ा प्रहार किया है। तो जो साहित्य और समाज की सामाजिक बुराइयों पर प्रभाव, सामाजिक बुराइयों पर जो है प्रहार करके उनको दूर करने का भी प्रयास करता है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। मतलब तलवार का महत्व ये है कि जब कोई अनीति या अत्याचार अपने ऊपर हो तभी इसको निकाला जाए, अन्यथा ये रंगबाजी दिखाने के लिए नहीं होती है। इसके महत्व को समझिए। तो मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जाति न पूछो संत की जाति नहीं पूछी जाती, ये संकीर्णता है। पूछ लीजिए ज्ञान, उससे ज्ञान की बातें आत्मा और परमात्मा की पूछिए। ये सही बात है, ये चीज कर रहे हैं। वास्तव में संवेदनशील और जागरूक साहित्यकारी समाज को पतन से बचाकर उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। अतः समाज के स्वस्थ विकास के लिए जो साहित्य उच्च कोटि का, उसका सृजन भी होना चाहिए, उसका पठन भी होना चाहिए। और तभी तो जब लोग पढ़ेंगे, एक तो उन्नत साहित्य का निर्माण होगा, फिर लोग जब उसको पढ़ेंगे तभी तो सही दिशा पाएंगे। तो ये बात कही जा रही है। फिर लास्ट में यही निष्कर्ष आ जाएगा। किस प्रकार समाज साहित्य की आधार भूमि, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये आपके दो निबंध हो गए। साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य समाज का दिशा निर्देशक है। उसी में सवाए हैं साहित्य समाज में। लेकिन आपका नंबर कोई कम ना हो तो इनको हमने अलग अलग करके विस्तारित करके स्ट्रीमलाइन कर दिया। तो आपको
तैयार न करने पड़े अलग से, और तैयार करना अब आपका काम है, लिखने न पड़े अलग से, वो लिख मैं दिया हूँ और आप तैयार कर लीजिए। तो फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग अब फिर अगला जो निबंध है उसको पढ़ेंगे, साहित्य और संस्कृति। ठीक है, ओके, थैंक्स।